बहू बिन दहेज के आती है तो उसे घर के रिश्तों में प्यार व अपनत्व की जगह अक्सर कड़वाहट ही मिलती है। निशिका की भी यही कहानी थी, लेकिन हर कहानी का अंजाम वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। निशिका ने गौरव के लिए चाय लाकर मेज पर रख दी और चुपचाप मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ केतली से प्याले में चाय डालने लगी। गौरव ने निशिका के झुके हुए चेहरे पर दृष्टि डाली। लगता था वह अभी अभी रोकर उठी है। गौरव रोजाना ही निशिका को उदास देखता है। वैसे निशिका रोती बहुत कम है और वह ये भी समझता है कि निशिका के रोने का कारण क्या हो सकता है। इसलिए उसने पूछकर निशिका को दोबारा रुलाना ठीक नहीं समझा। उसने कोमल स्वर में पूछा, माँ और पिताजी ने चाय पी ली? नहीं, निशिका के स्वर में हल्का सा कंपन था। क्यों? माँ जी कहती है कि उन्हें इस कदर थकावट महसूस हो रही है कि चाय पीने के लिए बैठ ही नहीं सकती, और पिताजी को चाय नुकसान करती है तो पिताजी को दूध दे देती। ले गई थी पिताजी के लिए दूध, किंतु उन्होंने कहा कि दूध उन्हें हजम नहीं होता। गौरव चाय का प्याला हाथ में लेकर माता पिता के कमरे की ओर जाने लगा तो निशिका धीरे से बोली, पहले आप चाय पी लेते, तब तक उनकी थकान भी कुछ कम हो जाती। तुम पियो, मेरे इंतजार में मत बैठी रहना। माँ को चाय पिलाकर अभी आता हूँ। निशिका ने चाय नहीं पी, गोद में हाथ रखे खिड़की से बाहर देखती रही। काश वह भी हवा में उड़ते बादलों की तरह स्वतंत्र और चिंता रहित होती। निशिका के पिता एक सफल डॉक्टर थे, पर उनकी सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि वे किसी को कष्ट में नहीं देख सकते थे। जब भी कोई निर्धन बीमार उनके पास आता तो वे उससे फीस का जिक्र तक नहीं करते, बल्कि उल्टे उसे फल व दवाइयों के लिए कुछ पैसे अपने पॉकेट से दे देते। परिणाम यह हुआ कि वे जितना काम व मेहनत करते थे उतना धन संचित नहीं कर पाए। फिर उनकी लंबी बीमारी चली। जो थोड़ा बहुत धन था वह खत्म हो गया। उनकी मृत्यु के बाद सिर्फ एक मकान के अलावा और कोई संपत्ति नहीं बची थी। सबसे बड़ी बहन होने के नाते निशिका ने घर का बाहर संभालना अपना कर्तव्य समझा। उसने एक स्कूल में अध्यापिका की नौकरी कर ली और छोटी बहन काव्या मेडिकल कॉलेज में चौथे साल में थी और भाई अनुनय बीए द्वितीय वर्ष में। गौरव ने जब निशिका के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा तो उसने साफ इनकार कर दिया था। उसका कहना था कि जब तक काव्या पढ़ाई पूरी करके कमाने लायक नहीं हो जाती तब तक वह विवाह की बात सोच भी नहीं सकती। इस पर गौरव ने आश्वासन दिया था कि विवाह में वह कुछ खर्च नहीं होने देगा और विवाह के पश्चात भी निशिका अपना वेतन घर में देने के लिए स्वतंत्र होगी। गौरव का यह तर्क था कि वह एक मित्र के नाते उसके परिवार के प्रति सब कुछ नहीं कर सकता जो परिवार का सदस्य बन जाने के पश्चात कर सकेगा। यह तर्क निशिका को भी ठीक लगा था। कभी कभी अपनी चिंताओं के बीच वह खुद को बहुत ही अकेला व असहाय सा पाती थी। उसने सोचा, यदि उसे गौरव जैसा साथी जो उसकी भावनाओं को अच्छी तरह समझता है मिल गया तो उसकी चिंताएं कम हो जाएंगी। फिर भी निशिका की आशंका थी कि अकेली संतान होने के कारण गौरव से उसके माता पिता की बहुत सी आशाएं होंगी और इसलिए शायद उन्हें दहेज रहित लड़की को अपनी बहू बनाने में आपत्ति हो सकती है। पर गौरव ने इस बात को भी टाल दिया था। उसका कहना था कि उसके माता पिता उसे इतना अधिक प्यार करते हैं कि उसकी इच्छा के सामने वे दहेज जैसी बात पर सोचेंगे भी नहीं। गौरव के पिता प्रबोध रॉय एक साधारण ऑफिस असिस्टेंट की हैसियत से ऊपर ना उठ सके थे। गौरव उनकी आशाओं से बहुत अधिक उन्नति कर गया था। घर के रहन सहन का स्तर भी ऊंचा उठ गया था।
गौरव सोचता था कि उसके माता पिता उसकी अर्जित आय से ही इतने अधिक संतुष्ट है कि निशिका के वेतन की आवश्यकता अनुभव नहीं करेंगे। यही उसकी भूल थी जिसे वह अब समझ पाया था। उसके माता पिता ने पुत्र का विवाह बिना दहेज लिए केवल इसलिए किया था कि बहू अपने वेतन से वह कमी पूरी कर देगी। जब उनकी वह आशा पूरी नहीं हुई तो वे क्षुब्ध हो उठे। उन्हें इस भावना ने जकड़ लिया और उन्हें मन ही मन लगने लगा जैसे हमें धोखा दिया गया हो। गौरव कमरे में पहुंचा तो उसकी माँ गायत्री अपने पलंग पर लेटी हुई थी। प्रबोध रॉय पास ही पड़ी कुर्सी पर बैठे समाचार पत्र देख रहे थे। गौरव बोला, माँ, निशिका कह रही थी कि आप थकान महसूस कर रही है। चाय पी लीजिए, थकान कुछ कम हो जाएगी। रहने दे बेटा, चाय के लिए मेरी तनिक भी इच्छा नहीं है। तो बताइए फिर क्या लेंगी? निशिका पिताजी के लिए मौसमी का रस निकाल रही है, आपके लिए भी निकाल देगी। रहने दे, मैं रस नहीं पीऊंगी, मैं तेरी माँ हूँ। क्या मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने खर्च बढ़ा बढ़ा कर तेरे ऊपर बोझ बन जाऊं? क्या करूं, उम्र से मजबूर हूं, अब काम नहीं होता। तो फिर क्यों नहीं निशिका को रोटी बनाने देती? वह तो कहती है कि सुबह आप दोनों के लिए पूरा भोजन बनाकर स्कूल जा सकती है। कैसी बातें कर रहा है गौरव? 7 बजे का पका खाना 12 बजे तक बासी नहीं हो जाएगा। तूने कभी अपने पिताजी को ठंडा फुल्का खाते देखा है? फिर एक ठंडी सांस लेकर माँ बोली, माँ बाप पुत्र का विवाह कितने अरमानों से करते हैं कि घर में बहू आएगी तो रौनक होगी, शरीर को आराम मिलेगा। फिर एक और लंबी सांस छोड़कर बोली, खैर इसमें किसी का क्या दोष, अपना अपना समय है। श्याम सुंदर लाल 25 लाख रुपए नकद और एक कार देने का वादा कर रहे थे। कैसी बातें करती हो माँ? जो लड़की इतनी रकम लेकर आती वह क्या आपको रस निकाल कर देती? कार से घुमाने, उसे फिल्में दिखाने और शॉपिंग कराने में ही मेरा आधे से ज़्यादा वेतन स्वाहा हो जाता। ऊपर से उसके उलाहने सुनने को मिलते कि उसके मायके में तो इतने नौकर चाकर काम करते थे। और माँ, यदि मेरा विवाह अभी हुआ ही नहीं होता तो क्या होता? यदि निशिका कुछ लाई नहीं तो वह अपने ऊपर खर्च भी तो कुछ नहीं कराती। तुमसे इतनी बार मैंने कहा है कि नौकर रख लो, पर तुम्हें तो नौकर के हाथ का खाना ही पसंद नहीं। अब तुम ही बताओ कि यह समस्या कैसे हल हो। गायत्री के पास जो समाधान था वह उसके बिना बताए भी गौरव जानता था, सो वह चुप रही। गौरव ही फिर बोला, थोड़े दिन और धीरज रखो माँ, काव्या ने आखिरी वर्ष की परीक्षा दे दी है, अब उसका खर्च तो समाप्त हो ही जाएगा। अनुनय भी 1-2 वर्ष में योग्य हो जाएगा और उसके साथ निशिका का उसका उत्तरदायित्व भी खत्म हो जाएगा। वह नौकरी छोड़ देगी। अरे, एक बार नौकरी करके कौन छोड़ता है? फिर वह इसलिए धन जमा करती रहेगी कि बहन का विवाह करना है। गौरव हंस कर बोला, इतने दूर की चिंता आप क्यों करती हैं माँ? काव्या डॉक्टर बनकर स्वयं अपने विवाह के लिए बहुत धन जुटा लेगी। मुझे तो तेरी ही चिंता है, तेरे अकेले की ऊपर इतना बोझ है। मुझे तो छोड़ो, इन्हें तो फल इत्यादि मिलने ही चाहिए, नहीं तो शरीर कैसे चलेगा। तभी निशिका 2 गिलासों में मौसमी का जूस लेकर कमरे में आई। गौरव हंसकर बोला, देखो माँ, तुम तो केवल पिताजी की आवश्यकता की बात कर रही थी। निशिका तो तुम्हारे लिए भी जूस ले आई है, अब पी लो। निशिका ने इतने स्नेह से निकाला है, नहीं पियोगी तो उसका दिल दुखेगा। घर में इस प्रकार की घटनाएं अक्सर होती रहती है। माँ का जितना असंतोष बढ़ता जाता है, गौरव का पत्नी के प्रति उतना ही मान और अनुराग। विवाह के पश्चात निशिका ने एक बार भी सुनाकर नहीं कहा कि गौरव ने
उसे जो आश्वासन दिए थे वे निराधार थे। उसने कभी यह नहीं कहा कि गौरव के माता पिता की तरह उसके माता पिता ने भी उसे योग्य बनाने में उतना ही धन खर्च किया था। तब क्या उसका उनके प्रति इतना भी कर्तव्य नहीं है कि वह अपने भाई बहन को योग्य बनाने में सहायता करे? वह तो अपने सास ससुर को संतुष्ट करने में किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ती। स्कूल से आते ही घर गृहस्थी के कार्यों में उलझ जाती है। कभी उसने पति से कोई स्त्री सुलभ मांग नहीं की। अपने मायके से जो साड़ियाँ लाई थी अब भी उन्हें ही पहनती, पर उसके माथे पर सिकन तक नहीं आती थी। निशिका ने सरलता से परिस्थितियों से समझौता कर लिया था। उसे देख गौरव उससे काफी प्रभावित था। यही बात वह अपने माता पिता को समझाने का प्रयत्न करता था, किंतु वे तो जैसे समझना ही नहीं चाहते थे। वे घर के खर्चों को लेकर घर में एक अशांत वातावरण बनाए रखते, केवल इसलिए कि वे बहू को यह बतलाना चाहते थे कि वह अपने भाई बहन के ऊपर जो धन खर्च करती है वह उनके अधिकार का अपहरण है। निशिका स्कूल के लिए तैयार हो रही थी। उसे सास की पुकार सुनाई दी तो बाहर निकल आई। पड़ोस के दो लड़कों ने उन्हें बताया कि प्रबोध रॉय जब अपने नियम के अनुसार सुबह की सैर के बाद घर लौट रहे थे तब एक स्कूटर वाला उन्हें धक्का देकर भाग निकला और वे सड़क पर गिरे पड़े हैं। निशिका तुरंत घटना स्थल पर पहुंची। ससुर बेहोश पड़े थे। निशिका कुछ लोगों की सहायता से उन्हें उठाकर घर लाई। उसने जल्दी से काव्या को फ़ोन किया। काव्या ने कहा कि वे चिंता ना करें, वह जल्दी ही एम्बुलेंस लेकर आ रही है। निशिका ने छुट्टी के लिए स्कूल फ़ोन कर दिया और घर आकर अस्पताल के लिए ज़रूरी सामान रखने लगी। तभी काव्या आ गई। जितनी तत्कालीन चिकित्सा करना संभव था उसने की और उन्हें अस्पताल ले गई। काव्या अपने स्वभाव व व्यवहार के कारण पूरे अस्पताल में सर्वप्रिय थी। यह जानकर कि उसका कोई निकट संबंधी अस्पताल में भर्ती होने आया है, उसके मित्रों और संबंधित डॉक्टरों ने सब प्रबंध कर दिए। घबराहट के कारण गायत्री को लग रहा था कि वह शक्ति रहित होती जा रही है। सारे अस्पताल में एक हलचल सी मच गई हुई थी। वह कभी सोच भी नहीं सकती थी कि कभी उसके रिटायर्ड पति को इस प्रकार का विशेष इलाज उपलब्ध हो सकेगा। बीच बीच में निशिका आकर सास को धीरज बांधने में प्रयत्न करती। गौरव ऑफिस के कार्य से कहीं बाहर गया हुआ था। निशिका ने उसे भी इस घटना की सूचना दे दी। अनुनय समाचार पाते ही तुरंत आ गया था। दवाइयों के लिए भाग दौड़ वही कर रहा था। मदद के लिए उसके एक मित्र ने उसे अपनी कार दे दी थी। 5-7 घंटे बाद प्रबोध रॉय कमरे में लाए गए। काव्या ने बार बार निशिका की सास को तसल्ली दी कि प्रबोध रॉय जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। वातावरण में एक ठहराव सा आ गया था। गायत्री ने कमरे में चारों ओर देखा। अस्पताल में इतना अच्छा कमरा तो काफ़ी महंगा पड़ेगा। जब उसने अपनी शंका व्यक्त की तब अनुनय बोला, माँ जी, आप 2 बेटों की माँ होकर खर्च की चिंता क्यों करती है? मेरे होते यदि आपको किसी प्रकार का कष्ट हो तो मैं बेटा होने का अधिकार कैसे पाऊंगा? निशिका हंसकर बोली, माँ जी, आज इसने पिताजी को अपना रक्त दे दिया है ना, इसलिए यह बढ़ चढ़कर आपका बेटा होने का दावा कर रहा है। यह सुन गायत्री की आंखें छलछला आई। वे सोच रही थी कि यदि निशिका ने बहन की पढ़ाई में सहायता ना की होती तो क्या आज काव्या डॉक्टर होती और क्या उसके पति को ये सुविधाएं मिल पाती? श्याम सुंदर लाल का पुत्र क्या अपनी बहन को दहेज के बाद उसके ससुर को खून देने की बात सोचता? प्रबोध रॉय का अच्छे से इलाज करने के बाद उन्हें घर भेज दिया डॉक्टरों ने। वे जब घर आए तब तक गायत्री की मनोस्थिति बिल्कुल बदल चुकी थी और सारी कमजोरी भी गायब हो चुकी थी। रात को पति को जल्दी भोजन कराकर वे निशिका के लिए कार्डिगन बुन रही थी।
तभी उन्हें अनुनय की आने की आवाज़ सुनाई दी। प्रसन्नता से उनका मुख उज्जवल हो उठा। अनुनय ने एक डब्बा लाकर उनके पैरों के पास रख दिया और पूछने पर बोला, माँ जी, मैंने एक पार्ट टाइम जॉब कर लिया है। पहला वेतन मिला तो आपसे आशीर्वाद लेने चला आया। यह सुनकर गायत्री चकित रह गई। वे रुष्ट होकर बोली, क्या तेरा दिमाग खराब है? पढ़ना नहीं है जो पार्ट टाइम जॉब करेगा? पढ़ाई में इससे कुछ अंतर नहीं पड़ता माँ। बेशक अब आवारागर्दी का समय नहीं मिलता। मैं तेरी बात नहीं मानूंगी। जब तक तू नौकरी छोड़ने का वादा नहीं करेगा, मैं इस डब्बे को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। और माँ जी, आप तो जीजा जी से भी ज़्यादा धमकियाँ दे रही है। चलिए, मैंने आपकी बात मान ली। अब शीघ्र डब्बा खोलिए। अनुनय ने आतुरता से कहा। डब्बा खोला तो गायत्री स्तब्ध रह गई और डबडबाई आंखों से बोली, पगले, मैं बुढ़िया यह साड़ी पहनूंगी? अपने जीजी को दे देता ना। पहले माँ फिर बहन। अच्छा माँ जी, अब जल्दी से आशीर्वाद दे दो। और अनुनय ने गायत्री का हाथ अपने सिर पर रख लिया। गायत्री हंसे बिना ना रह सकी। तू तो बड़ा शातिर है, आशीर्वाद लेने के लिए भी रिश्वत देता है। तुम सब भाई बहन सदा प्रसन्न रहो और दूसरों को सब प्रसन्न रखो, मैं यही कामना करती हूँ। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट के माध्यम से अवगत जरूर कराएं। धन्यवाद।